हेलो दोस्तों, इस वीडियो में थर्ड पेपर का 5वां यूनिट अपन डिस्कशन करने वाले हैं। औपनिवेशिक काल में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है उस बारे में बात करेंगे। 15 नंबर का यूनिट यहाँ पर सीरीज के अनुसार मेंशन किया गया है और आपका जो लास्ट वाला छठा यूनिट है वहाँ पर कुछ नंबरिंग मेंशन नहीं कर रखी है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि छठा यूनिट आप जब देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुए हैं, वहाँ से भी प्रश्न आते ही आते हैं। तो यहाँ पर या तो ये हो सकता है कि ये यूनिट आपका 5 नंबर का हो और छठा यूनिट आपका 10 नंबर का हो, या फिर हो सकता है नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो। तो अपन क्या करेंगे, पांचवें जो यूनिट है इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो जरूरी आपको जरूर से याद करने हैं उनको, और फिर आगे अपन वीडियो में ही इसी वीडियो में छठे यूनिट के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन देख लेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लेंगे कि ये तो आपको जरूर से याद कर ही लेना है, तो उनके बारे में शॉर्ट तरीके में अपन बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके थर्ड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है, वहाँ से आपको इजीली यूनिट वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। पहला टॉपिक देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83 में हंटर कमीशन आप कह सकते हैं, तो हंटर कमीशन के बारे में भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है, प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। आयोग की नियुक्ति का कारण क्या रहा? 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार आशाजनक प्रगति न होना और प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति जरूर हुई, अवश्य हुई। इसी बीच में 1857 की क्रांति के स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई। भारत की राजसत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली। इसके बाद में देखिए 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय नियुक्त होकर के भारत आया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। आयोग के उद्देश्यों को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो पहला उद्देश्य देखिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा देखना तथा उसके विकास में सहयोग देना। दूसरा उद्देश्य, उच्च व माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन में प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा उद्देश्य देखिए, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन साधनों से किया जाए। चौथा उद्देश्य, सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। पांचवा उद्देश्य, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या होए। तो ये कुछ उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हंटर आयोग में प्राथमिक शिक्षा के बारे में देखिए, जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों में विशेष रूप से प्रचार प्रसार। प्रशासन जो है वो इसका जो संचालन करेगा, वो उसका संचालन का भार जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को दे दिया जाए। इसमें जीवन उपयोगी विषयों जैसे गणित, कृषि आदि को स्थान दिया जाए, जो जीवन उपयोगी विषय हैं। गणित मतलब गणना के काम में, और कृषि जो जीवन यापन के लिए भोजन आदि प्राप्ति में। तो ये कुछ बातें प्राथमिक शिक्षा को लेकर के हो गई है। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा को लेकर के अगर सवाल आता है तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाए। हर जिले में एक विद्यालय का निर्माण किया जाए और उसके संचालन का भार वहाँ के निवासियों को दे दिया जाए, ताकि वो वहाँ के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर पाए, वहाँ की मातृभाषा के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर पाए। माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, ए तथा बी कोर्स। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए, प्रैक्टिकल वगैरह देकर के सिखाया जाए। एक इस शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होए, छात्रों को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान अवश्य दिया जाए, पर जो मेन फोकस है वो मातृभाषा पर रखा जाए। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है उच्च शिक्षा को लेकर के। इसमें देखिए, कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए। कॉलेज के शिक्षकों की संख्या व फर्नीचर, पुस्तकालय और भवन निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रख करके सहायता अनुदान दिया जाए। कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को छात्रों की रुचि के अनुसार विस्तृत करके उन्हें चयन करने का अवसर दिया जाए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है सहायता अनुदान प्रणाली के बारे में। देखिए, प्राथमिक स्कूलों के लिए परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाए। सहायता अनुदान देते समय विद्यालयों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। विद्यालयों को पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर आदि के लिए विशेष सहायता अनुदान भी दिया जाए, बच्चों की संख्या के अनुसार और बच्चों की रुचि के अनुसार। तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी होगी सहायता अनुदान देने में। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धार्मिक शिक्षा को लेकर के। इसमें देखिए, सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाए। गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु सरकार द्वारा उसकी ओर कोई ध्यान न दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, धार्मिक शिक्षा को लेकर के बात आती है तो किसी धर्म के प्रति भड़काया ना जाए या किसी धर्म के प्रति गलत शिक्षा ना दी जाए। सभी धर्मों के सम्मान के बारे में बातचीत करी जाए, तो वो धार्मिक शिक्षा की बात हो रही है।
इसके बाद में अगला बिंदु आता है मुसलमानों की शिक्षा को लेकर के। इसमें देखिए, प्राचीन ढंग से शिक्षा देने वाले मुस्लिम स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए। जिन प्राथमिक स्कूलों में मुसलमानों की संख्या अधिक है उसमें फारसी की शिक्षा दी जाए। मुसलमानों ने शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रवृत्तियाँ भी इनको दी जाए मुसलमानों में, और इनको सरकारी नौकरियों में उचित अनुपात में भी रखा जाए। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर मुसलमानों की शिक्षा में ध्यान रखना है। इसके अलावा स्त्री शिक्षा को लेकर के, स्त्री शिक्षा में देखिए, बालिकाओं के विद्यालयों में अधिक सहायता अनुदान दिया जाए बालिकाओं को। बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार करने के लिए छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा देने की योजनाएं बना सकते हैं। पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए अध्यापिकाओं को नियुक्त करके उनके घरों में जाकर के शिक्षा देने के लिए कह सकते हैं। बालिकाओं के विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षिकाओं को नियुक्त किया जाए, मतलब महिला टीचर ही वहाँ पर बालिकाओं के विद्यालय का निरीक्षण करेगी, तो ऐसा वहाँ पर सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ें वो रहेगी। तो बालिका शिक्षा, स्त्री शिक्षा को लेकर के ये बिंदु ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में आयोग का मूल्यांकन। इसमें देखिए, कमीशन का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान है। कमीशन की जांच के परिणाम स्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई तथा एक निश्चित नीति का सूत्रपात हुआ। देश में प्राथमिक विद्यालयों का जाल सा बिछ गया। अंग्रेजी स्कूलों कॉलेजों का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ। आयोग की सिफारिशों में दोष थे। पहला दोष आर्थिक व औद्योगिक विकास का अभाव, जब साधारण की मांग की पूर्ति नहीं हो पाई जनसाधारण की, और समाज को इस शिक्षा प्रणाली ने दो स्पष्ट वर्गों में बांट दिया। पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल था। तो ये बिंदु इधर आपको ध्यान रखना है आयोग के मूल्यांकन में। अब हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भारतीयों का योगदान क्या रहा, उस बारे में देखिए। बड़ौदा नरेश का प्रथम प्रयास मार्च 1892 में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा नरेश ने एक राजाज्ञा द्वारा घोषित किया कि अमरेली नगर के एक तालुका में 9 ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। 7 से 12 वर्ष तक के सब बालकों और 7 से 10 वर्ष की आयु तक की सब बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नवंबर 1893 में अनिवार्य शिक्षा का यह कार्य प्रारंभ किया गया और इसमें आश्चर्यजनक सफलता भी देखने को मिली, प्राप्त हुई। उपरोक्त तालुका के 52 ग्रामों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और 1906 में एक अधिनियम बना करके राज्य के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव इस बारे में क्या रहा कि केंद्रीय धारा सभा के सदस्य के रूप में 19 मार्च 1910 को गोखले ने यह प्रस्ताव रखा। यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और इस संबंध में निश्चित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा देख करके गोखले का हृदय द्रवित हो गया। उनका विश्वास था कि यह बात स्पष्ट है, एक अशिक्षित या अज्ञान जाति कदापि वास्तविक उन्नति नहीं कर सकती है, जीवन की दौड़ में अवश्य पीछे रह जाएगी अगर वो शिक्षित नहीं होएगी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का आपको यहाँ पर प्रस्ताव ध्यान रखना है, उनका विश्वास ध्यान रखना है। मतलब एक बातचीत के तौर पर आपको अगर प्रश्न आता है तो फिर विस्तार पूर्वक आपको इनके विचार लिखने होंगे। इसके बाद में आगे देखिए, उस समय देश में केवल 6% साक्षरता थी और प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने वाले योग्य बालकों में से केवल 23.8% बालक और 2.7% बालिकाएं इस शिक्षा से लाभ ले रहे थे। तो ये बात हो गई। अतः गोखले ने प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला सुझाव क्या दिया इन्होंने, जिन क्षेत्रों में 33% बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनमें 6 से 10 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा कर दी जाए। और दूसरा बिंदु, प्राथमिक शिक्षा का व्यय स्थानीय संस्थाएं तथा सरकार 1:2 के अनुपात में वहन करेंगी। स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो जितना खर्च करेगी सरकार उसका डबल और खर्च करेगी। तो इस तरह से 3 गुना पेमेंट खर्च किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु, प्राथमिक शिक्षा की देखभाल के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाए। चौथा बिंदु, बजट में प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति का स्पष्ट वर्णन किया जाए। पांचवा बिंदु, केंद्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया जाए जो प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए एक योजना भी बनाएगा तो और बाकी सारी क्रियान्विति करेगा। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन मिला और सरकार ने 1910 में केंद्र के अधीन एक शिक्षा विभाग स्थापित कर दिया। मंत्री की नियुक्ति कर दी परंतु प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर मामला अटक गया। इसके बाद में गोखले का विधेयक
के बारे में प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता देख करके गोखले ने 19 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा में अपना विधेयक रखा। इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत की क्रमशः लागू करना था। अनिवार्यता का सिद्धांत। विधेयक के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं इसमें देखिए। पहला बिंदु है तथ्य का, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उन्हीं स्थानों पर लागू की जाए जहां पर एक निश्चित संख्या में बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह यह प्रतिशत निश्चित करे। दूसरा बिंदु, सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही संस्थाएं उक्त नियम को लागू कर सकती हैं, स्वेच्छा से नहीं कर सकती हैं। तीसरा बिंदु, स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार होएगा कि इस नियम को वह चाहे तो मान सकती है और वह चाहे तो नहीं मान सकती है। तो ये बात हो गई है। इसके बाद में चौथा बिंदु, पर यह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का नियम लागू होगा वहां पर 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा भी अनिवार्य होगी। नियम का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दंड भी दिया जाएगा। बालिकाओं के लिए भी धीरे धीरे प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। स्थानीय संस्थाएं यदि उचित समझती है तो वह शिक्षा संबंधित कर भी लगा सकती है। यदि अभिभावक की मासिक आय 100 रुपये से कम है तो बालक से फीस न ली जाए। तो ये से कुछ आपको उदाहरण इनके ध्यान रखने हैं, बातचीत के सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसमें देखिए विधेयक को जनमत संग्रह के लिए स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं के पास भेजा गया। 17 मार्च 1912 को धारा सभा में विधेयक पर वाद विवाद हुआ और 2 दिन तक यह वाद विवाद चला। 19 मार्च 1912 को इसके पक्ष में 13 वोट तथा विपक्ष में 38 वोट मिले और यह बिल पास न हो सका। इस प्रकार गोखले प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की चेष्टा में असफल रह गए। तो यहाँ तक की बात हो गई है। इसके बाद में मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के बारे में प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर देखिए मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918। इसमें देखिए गोखले के कार्य से प्रेरणा लेकर के भारत से एक अन्य महान नेता विठल भाई पटेल ने मुंबई में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य प्रांत में नगर पालिका क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था। इस अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारंभ किया। इस उदाहरण को भारत के अन्य प्रांतों में भी अनुसरण किया गया तथा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो ये मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 के बारे में भी बातें ध्यान रखनी है और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है शारदा सदन को लेकर के। इसमें देखिए पंडित रमाबाई सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान था शारदा सदन, जिसकी स्थापना 11 मार्च 1889 में चौपाटी मुंबई में हुई। उन्होंने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए शारदा सदन खोला जो उनका घर भी था और विद्यालय भी। रमाबाई ने इसे एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के केंद्र के रूप में खोला। शारदा सदन की महिलाओं को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बढ़ई का काम, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना, बागवानी, टोकरी बनाना जैसे काम सिखाए जाते थे। उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता था। महाराष्ट्र में विधवाओं के लिए यह पहला घर था। इसके अलावा भारत में एकमात्र ऐसा स्थान बंगाल में था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि उस समय विधवाओं के लिए एक पहला घर महाराष्ट्र में और इसके अलावा दूसरा बंगाल में। बॉम्बे में अनेक बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने रमाबाई की भावना, संगठन क्षमता और राष्ट्र प्रेम की सराहना की और शारदा सदन को सहयोग दिया। इसके बाद में 1890 में इसे पुणे में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण थे। बॉम्बे में खर्च अधिक था। दूसरा, रमाबाई चाहती थी कि इसे पुणे के रूढ़िवादी लोगों के बीच में लाया जाए ताकि वहाँ की महिलाओं तक पहुँच बनाई जा सके, अपना सेल्फ डिफेंड रहने की। तो वो सारी चीज़ें हैं और रमाबाई के कार्यों का भारी विरोध भी हुआ। उन्होंने वर्ष 1883 में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। एक और तो मिशनरी उनके कामों का विरोध करते थे क्योंकि वे धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लेती थी, जबकि दूसरी ओर रूढ़िवादी हिंदू नहीं चाहते थे कोई विधर्मी महिला उनकी बेटियों को शिक्षा दे। तो ये से कुछ विरोध उनका हुआ। इसके बाद में सावित्रीबाई फुले को लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु रहता है प्रथम भारतीय महिला शिक्षक के रूप में आपको इनको याद रखना है, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। आइए अब अपन बात करते हैं। जन्म इनका 3 जनवरी 1831 को हुआ। जन्म की बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई भारतीय व्यक्ति द्वारा संचालित प्रथम महिला विद्यालय की प्रथम शिक्षिका थी और इन्होंने आधुनिक मराठी काव्य की विदुषी भी इनको समझा जाता है।
ज्योतिबा के सहयोग से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिल हुई और विशेष योग्यता के कारण उत्तीर्ण हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। रूढ़िवादियों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने हर मुमकिन को तरीके से इसका विरोध किया। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बाहर निकल करके सफल होना अपने आप में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सुबह स्कूल जाना सावित्रीबाई के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई थी। रूढ़िवादी समाज ने इस साहसिक कार्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया था। महिला शिक्षकों को क्रोध की नज़रों से देखा जाता था। सभी विरोधियों के बावजूद सावित्रीबाई ने लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। वह विद्यालय जाते समय अपने साथ थैले में एक और एक्स्ट्रा साड़ी ले जाती थी। दूसरी साड़ी वह विद्यालय में जाकर के पहनती थी, क्योंकि जो साड़ी घर से पहन करके आ रही है, घर से पहन करके निकल रही है, वह उस पर विरोधियों द्वारा कीचड़ आदि फेंके जाने से मैली हो जाती थी और स्कूल जाकर के वो दूसरी चेंज कर लेती थी। फिर वापस घर लौटते समय वही गंदी साड़ी को पहन करके घर आती थी। यह कठिन परीक्षा लंबे समय तक चलती रही, तब तक कि सावित्रीबाई ने एक व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मारा जो उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था। वह थप्पड़ उनकी कठिन परीक्षा का अंत था। तो इस तरह से ये कुछ बातें आपको प्रथम शिक्षिका के रूप में ध्यान रखनी है सावित्रीबाई फूले के बारे में। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है देशज विद्यालय क्या है। देशज विद्यालयों में आमतौर पर पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाया जाता था, परंतु इनका मूल जो रूप है वो धार्मिक तथा वाणिज्यिक था। देश भर शिक्षा की खासियत स्थानीय परिवेश में उनकी अनुकूलता, जीवंतता और समुदाय आधारित थी। देशज शिक्षा व्यवस्था ऐसी ठोस व्यवस्था थी कि विविध आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा परिवर्तनों में भी विकसित थी। उनमें केवल एक ही कमी थी, बालिकाओं तथा दलितों का अभाव था। देशज शिक्षा संस्थान बिना राजनीतिक सहयोग से बने और स्थानीय लोगों की पहल तथा मदद से चलाए जाते थे। वे स्थानीय समुदाय के प्रति उत्तरदायी थे। आज भी कई समुदाय आधारित उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान हैं। तो देशज विद्यालय के बारे में ध्यान रखना है। और अगला टॉपिक है प्राच्य शिक्षावादी नीति। इसमें देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में भारत में विभिन्न भागों को जीतना और उस पर शासन करना आरंभ किया तो परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। कंपनी की भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उच्च जाति के भारतीयों की सहायता की आवश्यकता थी। ये उच्च जाति के लोग ईसाई पादरियों की गतिविधियों को मित्रता की दृष्टि से नहीं देखते थे। इसी कारण कंपनी के लोग ब्रिटिश शासकों के एक वर्ग के निरंतर दबाव के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। राजनीतिक आर्थिक दबावों में उन्हें मजबूर किया गया कि वे भारतीयों द्वारा समर्पित शिक्षा नीति को अपनाएं और 1781 में कलकत्ता मदरसा आरंभ किया, जिससे प्रभावशाली हिंदू और मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट किया जा सके और उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके पश्चात ही सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इन दोनों कॉलेजों के अधिकांश छात्र हिंदू और मुस्लिम धर्म के मानने वाले उच्च वर्ग के लोगों में से होते थे। उन्हें कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्त करके उनका समर्थन प्राप्त किया जाता था। कंपनी ने शिक्षा पर व्यय करने के लिए केवल 1 लाख रुपए की मामूली सी राशि निश्चित की। इस राशि को व्यय करने का आरंभ भी 1823 में हुआ, जब एक सामान्य कमेटी इस काम के लिए बनाई गई ताकि वह चार्टर एक्ट के शैक्षिक नियम को लागू करे। शैक्षिक नीति के इस पक्ष को पाश्चात्य शिक्षावादी नीति कहा गया। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। पाश्चात्य शिक्षावादी नीति आ गया है। तो पाश्चात्य शिक्षावादी नीति क्या है, इस बारे में देखिए। अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत करके अपने व्यापार उद्देश्यों को औद्योगिक उद्देश्यों में बदल दिया था, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादन के लिए भारत एक मंडी के रूप में दिखाई देने लगा। शिक्षा संपन्न वर्ग को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगने लगे ताकि वे लोग अपने प्रभाव से भारत के जनसाधारण को इस बात के लिए तैयार कर सके कि वे यूरोप की फैक्ट्रियों और कारखानों में तैयार माल को भारत में खपाएं और यहाँ के बच्चों को माल के कारखानों में भेजें। शिक्षा के साहित्य में इस विचारधारा को अधोमुखी निस्यंदन नीति कहा गया। इसके बाद में आगे देखिए, कंपनी ने निश्चय किया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए धन व्यय किया जाए। सन 1837 में अंग्रेजी शिक्षा भाषा बन गई। शीघ्र ही अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी, क्योंकि 1844 में देसी लोगों के लिए सरकार ने छोटे पद वाली नौकरियों में दरवाजे खोल दिए। इस शिक्षा नीति से देसी वर्ग अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों की ओर आकर्षित हुआ। तो ये बिंदु कुछ यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं पाश्चात्य
शिक्षावादी नीति के बारे में। और इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा कैसे प्रभावी रही है। तो भारतीय नेताओं एवं शिक्षा विचारकों के विचारों में अंग्रेजी की शिक्षा नीति तथा पद्धति भारत के लिए सर्वथा अनुपयुक्त, अहितकर एवं राष्ट्र विरोधी रही है। इसके विपरीत भारत के अंग्रेज शासकों के कथानुसार अंग्रेजी शिक्षा तथा शिक्षा पद्धति भारत के श्रेष्ठ वरदान रही है। इसके बाद में देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लाभ को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो यहाँ पर देखिए, पहला लाभ है पाश्चात्य ज्ञान व अज्ञान के संपर्क। भारत समय गुजरने पर अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को भूलता जा रहा था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपना करके पाश्चात्य साहित्य एवं विद्वानों से भारतीयों ने परिचय प्राप्त किया और उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए। दूसरा बिंदु, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण। अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय भारतीय समाज की दशा बहुत ही शोचनीय थी। यहाँ पर सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि हानिप्रद कुरीतियां प्रचलित थी। अंग्रेजी शिक्षा से नया रूप मिला है। तीसरा बिंदु देखिए, साहित्य तथा सांस्कृतिक जागृति हुई है, प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ है। चौथा बिंदु देखिए, वैज्ञानिक पद्धति को लेकर के। वैज्ञानिक पद्धति में देखिए, अंग्रेजी के द्वारा भारत में वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। 1897 में जगदीश चंद्र बोस ने भौतिक विषयक अपनी खोजों में यूरोप के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया। फलतः भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत हुआ कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं। पांचवा बिंदु देखिए, ललित भारतीय कलाओं के लिए भारत सरकार ने मुंबई, मद्रास, कोलकाता और लाहौर में कला विद्यालय स्थापित करके भारतीय कलाओं को पुनर्जीवित किया है। छठा बिंदु, शिक्षा प्रसार के नवीन साधन। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मुद्रणालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, रेडियो, चलचित्रों आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सातवां बिंदु आता है भारतीय पुनर्जागरण। इसमें देखिए, अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों के विचारों तथा दृष्टिकोणों में अमूल परिवर्तन आया है। परिणाम स्वरूप भारत में उसी प्रकार की मानसिक प्रगति हुई है जैसे कि यूरोप में 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में पुनर्जागरण में समय हुई थी। तो ये सब कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में भारत में अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली से हानियाँ क्या क्या हो रही हैं, तो वो अपन बात करते हैं। पहला बिंदु देखिए, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति भारतीय नहीं है और उसने विभाजित भारत को और विभाजित कर दिया है अलग अलग भाषाओं के तौर पर। जहाँ बहुत सी जाति प्रथा है वहाँ एक और जाति को जन्म दे दिया है। उसके बाद में दूसरा बिंदु, ग्राम प्रधान देश के लिए हानिकारक शिक्षा प्रणाली नागरिक विचारों और उनके अनुसार बने पाठ्यक्रम के द्वारा ग्रामीण सभ्यता नष्ट हो गई है। शिक्षित ग्रामीण बालक गांव में नहीं रहना चाहता और न ही गांव में कुछ सुधार लाने का प्रयत्न करता है। तीसरा बिंदु, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी केंद्रीय पाठ्यक्रम जो है वो अंग्रेजी माध्यम में हमारे बच्चों के मस्तिष्क को निष्क्रिय बना रहा है और इतना बोझ डाल रहा है कि वे रटने के अतिरिक्त कोई और अनुसंधान कार्य करने के योग्य नहीं रहे हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु, पुस्तकों पर आधारित शिक्षा प्रणाली व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकती है। शिक्षा प्रणाली में नागरिकता का भाव व शारीरिक विकास की प्रशिक्षण का अभाव है जिससे उनमें नागरिकता के गुण उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिलती है। प्रत्येक कक्षा के सभी बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। इससे प्रतिवर्ष सामाजिक धन का भारी अपव्यय होता है। और आगे देखिए, शिक्षा प्रणाली का क्लर्क बनाना प्राचीन शिक्षा का आधार पुस्तकें हैं। इससे शिक्षित लोग क्लर्क बन जाते हैं और विद्यालयों को सही मायने में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये कुछ बिंदु हो गए हैं। इसके बाद में ध्येय रहित शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली का कोई उद्देश्य, योजना अथवा ध्येय नहीं है। नवा बिंदु, महंगी शिक्षा, परंपरागत शिक्षा प्रणाली महंगी है, शिक्षा आत्मनिर्भर नहीं, अतः लाखों लोगों को शिक्षा देने का कार्य बहुत महंगा पड़ता है। तो ये कुछ बात हो गई है यहाँ पर। और इसके बाद में आंगलवादी विचारधारा के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखना है आपको कि भारत में कुछ लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। यह वर्ग पाश्चात्य सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ मानता था। इस तरह की विचारधारा के लोग भारतीय ग्रंथों तथा भाषा की जगह अंग्रेजी पाश्चात्य धर्म या साहित्य की शिक्षा में विश्वास रखते थे। उन्हें आंगलवादी कहते थे। आंगलवादी विचारधारा के बारे में इस तरह से आपको बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर इस तरह से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कशन करने के बाद में अपना 5वां यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आइए अपन बात करते हैं 6ठे यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, वैदिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। 2018 में 2016 में 2 बार प्रश्न आया हुआ है। अब की बार भी चांसेस हैं कि ये प्रश्न आ जाए वैदिक शिक्षा को रिगार्डिंग, छोटा प्रश्न या फिर बड़ा प्रश्न।
सबसे पहले वैदिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो यह भारतीय सभ्यता के प्रारंभ होने से भी 1400 BC का है और वैदिक काल में घर बच्चे का प्रथम स्कूल और विकास तथा वृद्धि के साथ में बालक बहुत सी बातों को अचेत ही सीख जाता था बिना सिखाए ही। और शैक्षिक दृष्टिकोण से भारत का प्राचीन काल इतना शानदार रहा है कि विदेशी विद्वानों ने इसकी बहुत प्रशंसा करी है। इन दिनों शिक्षा का मुख्य आधार वैदिक क्रिया थी। जीवन के सभी पहलुओं में धर्म अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत था। 4 वेदों को शिक्षा का प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता था। 4 वेदों के बारे में आपको पता ही है। वेदों के अनुसार शिक्षा ज्ञान है, यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। वेदों के साथ साथ श्रुति, स्मृति आदि अनेक नवीन ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति के मस्तिष्क के कपाट खुल जाते हैं। तो ये वैदिक शिक्षा के बारे में। और अब हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए उद्देश्य क्या रहेंगे इसके कि आदर्शवादी, एक तो स्वरूप उसका, और ईश्वर भक्ति, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति, समाज और राष्ट्र के विकास के प्रति अभिवृत्ति होगी। इन सब बातों पर अधिक बल इसमें दिया गया। वैदिक युग में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाते थे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। और अब हम बात करते हैं विशेषता को लेकर के। वैदिक शिक्षा की पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि पाठ्यक्रम में वेद और वैदिक साहित्य का आध्यात्मिक तथा नैतिक पाठों के साथ में प्रभुत्व। साथ में वेदांग, ज्योतिष या व्याकरण, तर्कशास्त्र, कला, शिल्प, शारीरिक शिक्षा, पेशीय एवं तकनीकी विषय, ईश्वर ज्ञान, व्रत, पुराण, धर्म, तपस्या आदि भी जो विद्यार्थियों की रुचियों, व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप रहे हैं। तो ये विशेषता पहली हो गई। इसके बाद में दूसरी विशेषता आती है शिक्षण विधियों को लेकर के कि श्रवण विधि, मनन विधि, दृष्टांत विधि, व्यक्तिगत निर्देशन विधि आदि विधियों का प्रयोग लाया गया, यह विशेषता रहेगी। तीसरा है उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य, छात्र अध्यापक संबंध का। और चौथा है शिष्यों के कर्तव्य, अध्यापक की सेवा, अधिगम तथा अध्ययन, सादा एवं पवित्र अनुशासित जीवन। पांचवा है शिक्षा के समान अधिकार, नारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मोनोटोरियल उप अध्यापक प्रणाली का उपयोग आदि। आपको ये विशेषताएं आदि ध्यान रखनी है। इसमें देखिए एक उपनयन संस्कार आया। उपनयन संस्कार का मतलब होता है एक विद्यालय में जो गुरुकुल में बच्चा जब प्रवेश लेता था, एक विधि के द्वारा उसको प्रवेश दिया जाता था, तो वो उपनयन संस्कार कहलाती थी। तो ये कुछ बातें यहाँ पर अपने को इस प्रश्न में ध्यान रखनी है। और इसके बाद में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से रहते हैं। अगर आपके पास में सीरीज है तो आप इन सबको पढ़ें, पर कम से कम ये 2 प्रश्न जरूर पढ़ें। एक तो मैंने आपको वैदिक शिक्षा के बारे में बताया है और एक आपको ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा के तत्वों में संबंध, इसको जरूर से पढ़ना है। गुरुकुल कांगड़ी शिक्षा की विशेषताएं या मूल सिद्धांत आदि को लेकर के निबंधात्मक प्रश्न भी आ सकता है और छोटे प्रश्न भी। यहाँ पर देखिए गुरुकुल कांगड़ी में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। गुरुकुल की तर्ज पर आधुनिक शिक्षा संस्था की स्थापना की गई। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 4 मार्च 1902 में पंजाब में स्वामी श्रद्धानंद ने की। वे आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े हुए थे। इनकी शुरुआत तो एक छोटे से विद्यालय से हुई थी, लेकिन बाद में विकसित होते हुए 1962 में यह एक मानद विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। इसकी स्थापना के समय से ही यह धार्मिक प्रकृति का था और आरंभ से ही सरकारी अनुदान एवं सरकारी प्रभाव और नियंत्रण से मुक्त रहा। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारत की गुरुकुल आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करना और अंग्रेजों द्वारा प्रस्तापित आधुनिक शिक्षा का एक विकल्प देना था। इसमें वैदिक शिक्षा, संस्कृत आदि पर भी अधिक जोर दिया गया। 1924 में इसे कांगड़ी हरिद्वार उत्तराखंड में लाया गया, जहां पर यह अब भी स्थित है। इसमें 6 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों का दाखिला होता है और ये सामान्यतः 14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी स्नातक हो जाता है। इसके बाद में 2 वर्ष और पढ़ाई कर लेने के बाद में उसे वाचस्पति की उपाधि मिल जाती है। इसमें पहले वर्ष में संस्कृत अनिवार्य होती है। इस विद्यालय की सिद्धांत और विशेषताएं निम्न है। तो पहले सिद्धांत और विशेषता की अपन बात करते हैं। देखिए शिक्षा आवासीय संस्थानों में दी जानी चाहिए। गुरुकुल शब्द का अर्थ है अध्यापक का घर। गुरुकुल पद्धति में बालक अपने छोटे परिवार से अध्यापक के बड़े परिवार में चला जाता है, जहां पर घर का वातावरण बनाए रखा जाता है और विद्यार्थियों को घर और विद्यालय दोनों में हो सकने वाली सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और अध्यापक के घर में प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी विशेषता, किसी बालक के विकास में जन्म तथा हैसियत के आधार पर विभेद नहीं किया जाए, उसमें अंतर ना करा जाए, सभी के साथ में समानता का व्यवहार रहे, सभी बालक एक तरह रहे, एक सी पोशाक पहने और हर समय एक साथ व्यतीत करें। चौथी विशेषता, सहनशीलता और निर्भीकता के गुण विकसित करने के लिए सतत प्रयत्न किया जाना चाहिए।
पांचवी विशेषता चरित्र निर्माण और ब्रह्मचर्य पालन पर अत्यंत जोर दिया जाता था। तो ये कुछ विशेषताएं यहाँ पर हो गई है गुरुकुल कांगड़ी के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखना है दारुल उलूम। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। दारुल उलूम क्या है? तो दारुल उलूम संस्था 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। यह एक विख्यात मदरसा है, पारंपरिक ढंग से इसको चलाया जाता है। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? शिक्षा का स्थान। शिक्षा का स्थान से आपको क्या तात्पर्य समझना है? दारुल उलूम शाब्दिक रूप से इसे आप विद्यालय का समानार्थी भी मान सकते हैं। दारुल उलूम भारत के अलावा इस्लामी जगत के सभी हिस्सों में विद्यार्थी पढ़ने आते थे इसमें, और यह पूर्णतः आवासीय मदरसा है जिसमें अरबी, फारसी, तजवीज, कुरान का पाठ, तिब्ब, यूनानी, चिकित्सा शास्त्र और तबलीग प्रचार कार्य की शिक्षा दी जाती है। साथ ही इसमें कला और शिल्प विभाग भी हैं और शारीरिक व्यायाम पर भी इसमें जोर दिया जाता है। इसमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, मगर इसका संस्थागत ढांचा आधुनिक कॉलेजों से प्रेरित रहा। मोहम्मद कासिम नानावटी, रशीद अहमद गंगोही आदि विद्वानों ने दारुल उलूम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही मायने में यह आंदोलन सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य इस्लाम का शुद्धिकरण था। नए संदर्भ में बिना राज्याश्रय या किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से आधुनिक संस्था की स्थापना करना, ताकि धार्मिक मामलों में किसी गैर का हस्तक्षेप ना हो। देवबंद मदरसे ने उन मुसलमानों को भारी संख्या में आमंत्रित किया जो पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा के लिए फीस अदा नहीं कर सकते थे। परंपरागत मदरसों में पाठ्यचर्या मौलवी खुद तय करते थे और अपने मन मुताबिक पढ़ाते थे, लेकिन देवबंद में पाठ्यचर्या विद्वानों की एक परिषद द्वारा निर्धारित की गई और विधिवत वार्षिक परीक्षा ली जाती थी। शैक्षणिक काम के अलावा धर्म से जुड़े सवालों पर धार्मिक विद्वान निर्णय देते थे, जिसकी बहुत इज्जत थी। क्योंकि यह संस्था किसी एक या दो लोगों के दान पर निर्भर नहीं थी और लाखों लोगों से प्राप्त चंदों से चलती थी, तो वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रख पाई। इस कारण देवबंद ने अंग्रेजों का विरोध तो किया ही, मगर समय आने पर सांप्रदायिकता व देश के बंटवारे का भी विरोध किया। इसके संस्थापक मानते थे कि यह केवल इस्लामी मदरसा नहीं है, एक विचारधारा जो अंधविश्वास, कुरीतियों और आडंबरों के विरुद्ध इस्लाम को अपने मूल और शुद्ध रूप से प्रसारित करती है। इसी भावना से प्रेरित होकर के संस्था से निकलने वाले विद्यार्थी आमतौर पर अपने नाम के आगे देवबंदी जोड़ लेते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अनेक इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद से संबद्ध है। हाल ही में अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ मदरसे भी इससे संबद्ध हुए हैं। इसके अलावा इस मदरसे के पूर्व विद्यार्थियों ने भी कुछ शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए हैं। दारुल उलूम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भी देश प्रेम का पाठ पढ़ाता रहा है। जैसे 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली, परंतु साथ साथ भारत और पाकिस्तान में बंटवारा और आबादियों का स्थानांतरण जैसे कटु अनुभव का इस समय भी आया। परंतु दारुल उलूम की विचारधारा ठस से मस नहीं हुई, उसने पाकिस्तान बनने का विरोध किया। वर्तमान में यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, आवास और पुस्तकें दी जाती है। यहाँ इस्लामी दर्शन, अरबी, उर्दू की शिक्षा के साथ साथ किताब, हाथ से लिखने की कला, किताबों पर जल्दबाजी, दर्जी का काम, कंप्यूटर, उर्दू पत्रकारिता का कोर्स भी करवाया जाता है। तो ये सारी कुछ बातें आपको दारुल उलूम के अंतर्गत ध्यान रखनी है। शांति निकेतन और श्री निकेतन, इनके बारे में भी आपको बातें ध्यान रखनी है। शांति निकेतन की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें देखिए 1901 में शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ने एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया था। इसे ब्रह्मचार्याश्रम कहा गया था। यह प्राचीन भारतीय आश्रमों से प्रेरणा लेकर के बनाया गया था। जीवन में सादगी और अध्यापकों व छात्रों के बीच में निजी संबंधों की निकटता यहाँ की विशेषता थी। छात्रों पर अनुशासन या दंड का भय नहीं था, वे स्वतंत्रता के साथ अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते थे। यहाँ विद्यालय चलाते हुए उनको यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा के नाम पर जो कष्ट उन्हें बचपन में झेलना पड़ा, उनसे बच्चों को बचाने की कोशिश करनी है। यहाँ उन्हें जीवन की कलाओं, कविता, गीत, नाटक, नृत्य, चित्रकारी उनको विकसित किया और यहाँ संस्कृत काव्य, आधुनिक भारतीय भाषाएं, कला, संगीत आदि के साथ में अंग्रेजी व आधुनिक विज्ञान, गणित, इतिहास भी पढ़ाए जाते थे। टैगोर किताबी ज्ञान और रटंत पद्धति के खिलाफ थे और वे चाहते थे कि छात्र प्रकृति और संपूर्ण समाज के साथ में जुड़ करके शिक्षा को देखें और शिक्षा देने के पक्ष में रहें। इसके कई मतलब थे। कक्षाओं का खुले में लगना, परिभ्रमण और स्वाध्याय का भरपूर उपयोग,
बसंतोत्सव, शरद पूर्णिमा जैसी प्रकृति संबंधित उत्सवों को मनाना, आदिवासियों व गांव के लोगों को समय समय पर आमंत्रित करना, गांवों में जाकर के लोगों से मिलकर के काम करना आदि। इनके शिक्षा का मतलब परीक्षा में पास करना नहीं बल्कि ऐसी गतिविधियों में भाग लेना ही था। वे ज्ञान को दोहराने पर नहीं बल्कि सृजनात्मक सोच और कार्य करने पर जोर देते थे। तो ये कुछ बातें शांति निकेतन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में श्री निकेतन के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें देखिए 29 साल की उम्र 1890 में रविंद्रनाथ पैतृक संपत्ति की देखभाल करने के लिए सियालदाह कोलकाता के पास एक स्थान आए। यहाँ जीवन में पहली बार उन्होंने गांव के लोगों और उनकी तकलीफों को देखा। उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि ग्रामवासी आत्मनिर्भर हो सकें। इस आत्मनिर्भरता के प्रयोग के लिए उन्हें गांव के नज़दीक किसी ज़मीन की ज़रूरत थी जहां रहकर के अध्ययन किया जा सके और विज्ञान को जीवन से जोड़ा जा सके। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन से 1 मील दूर 20 बीघा जमीन खरीदी जहां उन्होंने श्री निकेतन की स्थापना करी। 1921 में अपने अमेरिका प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात एक नौजवान LK एम्सहर्ट से हुई जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहास में MA कर चुका था और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। रविंद्रनाथ ने पढ़ाई पूरी करने के बाद में भारत आने के लिए इसे राजी किया। उसी वर्ष नवंबर में वह शांति निकेतन पहुंचा और कुछ समय बाद वहां कुछ विद्यार्थियों के साथ में वह श्री निकेतन आ गया। यहाँ उन लोगों ने मिलकर के आश्रम जैसा जीवन जीना, रहने खाने की सारी व्यवस्था खुद करना शुरू किया। इस दौरान वे आसपास के गांवों में आते जाते रहे। वहां उनका सामना जाति भेद, गरीबी, मलेरिया जैसी उस समय की घातक बीमारियों से हुआ। सदियों में वहां के काश्तकार, भूमिहीन मजदूर, कारीगर आदि सभी जनता मदद के लिए स्थानीय मालिकों, राजा, जमींदार या सरकारी अधिकारियों के पास दौड़ने के आदी थे। ऐसे में उन्हें स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर बनाना एक चुनौती था। इन बाहरी लोगों से वे डरते थे और उन्हें शंका की नज़र से देखते थे। रविंद्रनाथ ने इस बात पर जोर दिया था कि बढ़ना, कल्पना करना और खोज करना बच्चों की अपनी ज़रूरत होती है। यदि शिक्षा को इस ज़रूरत के इर्द गिर्द खड़ा किया जाएगा तो लड़के और लड़कियां बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने आम जीवन को समझने के लिए गहन खोजबीन, जांच पड़ताल और सर्वेक्षण करने पर भी जोर दिया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हैं और गांधी जी के अनुसार भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का मतलब है कि नींव मजबूत करना। एक बेसिक शिक्षा से रिगार्डिंग आपको बातें ध्यान रखनी है और उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है, वो बातें ध्यान रखनी है। और कुछ उद्देश्यों को लेकर के भी बात आती है कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको लेकर के अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा के तत्कालीन उद्देश्य और शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य 2 भागों में विभाजित इनके उद्देश्यों को किया गया है। पहला उद्देश्य है शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य। इसमें भी कुछ बिंदु हैं। जैसे पहला है जीविकापार्जन का उद्देश्य, मतलब एक जिंदगी जीने के लिए कोई भी एक व्यवसाय की शिक्षा दे करके उसका स्वावलंबी उसको बनाया जाए और खुद का जीवन मजदूर बनना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि प्रत्येक बालक कमाते हुए कुछ सीखे और सीखते हुए कुछ कमाए। तो इस तरह से जीविकापार्जन का उनको कोई स्किल सिखा देना, कोई उनको काम सिखा देना जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। दूसरा सांस्कृतिक उद्देश्य, जिसमें संस्कृति का विकास करना चाहिए और जीविकापार्जन के उद्देश्य के साथ साथ सांस्कृतिक उद्देश्य। और मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। तो ये गांधी जी का कथन आप इधर देख लीजिएगा। और इसके बाद में पूर्ण विकास का उद्देश्य, इसमें अतः पूर्ण विकास के उद्देश्य पर बल देते हुए 11 दिसंबर 1937 को अपनी हरिजन नामक पत्रिका में लिखा कि सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले। तो ये पूर्ण विकास के बारे में ध्यान रखना है। समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास। चौथा है नैतिक और चारित्रिक विकास। इसमें देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इस संबंध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने सदैव हृदय की संस्कृति और चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार भी माना है। पांचवा है मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी का आदर्श था कि सा विद्या या विमुक्ते। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति दिलाना है। मुक्ति शब्द के विषय में गांधी जी ने 2 अर्थ लिए। पहले अर्थ में मुक्ति का तात्पर्य वर्तमान की सभी प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक दासता से मुक्ति। कोई भी किसी के अंडर दबाव में काम ना करे, तो दासता से मुक्ति। और गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा मानव को उक्त सभी प्रकार की दासता से मुक्ति दिलाए। दूसरे अर्थ के अनुसार मुक्ति का तात्पर्य है आत्मा के सांसारिक बंधों से मुक्ति, अर्थात मानव में उच्चतर आत्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा उत्पन्न करना। संक्षेप में गांधी जी शिक्षा के द्वारा आत्म विकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता दिलाना
चाहते थे। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में शिक्षा का सर्वोच्चम जो उद्देश्य था दूसरा, वो उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इनमें देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य सत्य तथा ईश्वर की प्राप्ति। शिक्षा के सारे उद्देश्य इस उद्देश्य के अधीन है। यह उद्देश्य वही आत्मानुभूति का उद्देश्य है जो भारतीय दर्शन में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस उद्देश्य के अनुसार गांधी जी बालक को सत्य तथा ईश्वर के साथ में साक्षात्कार करना चाहते थे। आत्मा का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना है तथा व्यक्ति को ईश्वर के आत्मानुभूति के लिए प्रयास करने के योग्य बनाना है। तो ऐसा ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बुनियादी ढांचा तैयार करें, एक नींव निर्माण का कार्य करें। तो ऐसे कुछ बातें यहाँ पर बुनियादी शिक्षा में ध्यान रखनी है। और इसके कुछ बिंदु अगर आपको पूछिए, टिप्पणी पूछा जाता है बुनियादी शिक्षा को लेकर के, तो आपको ये बिंदु ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर पहला बिंदु देखिए, जिसमें 7 से 14 साल तक के हर बालक और बालिका को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात हुई। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी न पढ़ाई जाए, मातृभाषा पढ़ाई जाए ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके सारी बातों को। शिक्षा का केंद्र एक ऐसा उत्पादक कार्य हो जो बच्चों की क्षमता और स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रख करके चुना गया हो, इसका उत्पादक कार्य और केंद्र। तो उसके बाद में उस उत्पादक कार्य को इस तरह से सिखाया और पढ़ाया जाए कि बच्चे अच्छे कारीगर बन जाएं। कोई भी स्किल जो उनको सिखाई जा रही है वो उनको अच्छा कारीगर बनाए और वे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर सके जिनका उपयोग लिया जा सके। विद्यालय के खर्च को पूरा करने के लिए उस उत्पादित सामग्री को बेचा भी जा सके। उत्पादन कार्य की शिक्षा यंत्रवत नहीं बल्कि इस तरह से दी जाए कि बच्चे इसके तमाम वैज्ञानिक सामाजिक पहलुओं का भी अध्ययन कर सके। इसके बाद में छठा बिंदु यहाँ पर देखेंगे हम। इसमें देखिए, इस उत्पादन केंद्रीय शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले तमाम विषय खास तौर पर इस उत्पादक कार्य तथा बच्चों के सामाजिक भौतिक परिवेश से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हों, जिन विषयों को उपयुक्त आधार पर पाठ्यक्रम से हटाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ ये बिंदु आपको इस छठे यूनिट के लिए ध्यान रखने हैं। ये कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हैं। बाकी आपके पास में समय रहता है तो और भी इसमें टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम आपको इन टॉपिक्स को जरूर से क्लियर कर लेना है। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं और आपके थर्ड पेपर के सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। वहां से आप यूनिट बाय यूनिट सारी वीडियोस देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स ठीक तरीके से दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा, कमेंट रिप्लाई दे करके आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में ही जिन विद्यार्थियों को इन सभी नोट्स की PDF चाहिए तो बहुत नाम मात्र की फीस में आपको PDF सारे सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर अपने दोस्तों 11,000 से ज़्यादा BST से BEd स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जरूर से ज्वाइन होइए ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपके कोर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स भी वहां पर आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।